HMT एक ऐसी कंपनी जिसने पूरे इंडिया को घड़ी पहनना सिखाया। एक टाइम तो ऐसा था कि भारत के हर दूसरे घर में HMT की रिस्ट वॉच जरूर होती थी। शादी ब्याह में तो दूल्हे को HMT की वॉच गिफ्ट करना मानो एक ट्रेडिशन सा बन चुका था। मतलब कि उस दौर में 100 में से 90 घड़ियां तो सिर्फ और सिर्फ HMT की ही बिकती थी। लेकिन दोस्तों, जिसने पूरे देश को टाइम दिखाया, वही कंपनी खुद वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चल क्यों नहीं पाई? क्या हुआ इस कंपनी का? और क्या HMT आज भी जिंदा है? सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, भारत को आजादी मिले अभी कुछ ही साल हुए थे और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना था कि भारत हर फील्ड में ही आत्मनिर्भर बने। मतलब कि हमें मशीन्स और इंडस्ट्रियल टूल्स के लिए फॉरेन कंपनीज पर डिपेंडेंट न रहना पड़े। इसी सोच के साथ उन्होंने कई सारी कंपनी शुरू की और उन्हीं में से एक थी हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड यानी कि HMT, जिसकी नींव रखी गई थी 1953 में। शुरुआत में इसका काम था मशीन्स के लिए टूल्स बनाना, यानी ऐसे टूल्स जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में काम आ सके। लेकिन बाद में नेहरू जी ने HMT को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी, घड़ी बनाने की। नेहरू जी चाहते थे कि इंडियन सोसाइटी में समय की पाबंदी आए, क्योंकि एक नई डेवलपिंग कंट्री के लिए डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी था। हालांकि उस टाइम मार्केट में घड़ियां मिलती तो थी, लेकिन इंपोर्टेड होने की वजह से उसका प्राइस इतना हाई था कि आम आदमी के लिए वो बस एक सपना बनकर रह जाती थी। ऐसे में उन घड़ियों को सिर्फ अमीर और बड़े अफसर ही अफोर्ड कर पाते थे। बाकी लोग या तो रेलवे स्टेशन की बड़ी क्लॉक देखकर समय जानते थे या फिर सूरज की डायरेक्शन से अंदाजा लगाते थे। और दोस्तों, इसी गैप को ही फिल करने के लिए HMT ने 1961 में जापान की सिटीजन वॉच कंपनी के साथ मिलकर बेंगलुरु में घड़ी बनाने की शुरुआत की। इस तरह से ये भारत की पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने रिस्ट वॉचेस बनाने का काम शुरू किया था। और फिर 1963 में HMT ने अपनी पहली घड़ी जनता नाम से लॉन्च की। और पता है, इस नाम के पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। एक्चुअली उस दौर में पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी वॉच कंपनीज का फोकस सिर्फ इलाइट क्लास पर था। रोलेक्स और ओमेगा जैसी कंपनीज ऐसी घड़ियां बना रही थी जो सिर्फ अमीरों की कलाई पर सस्ती थी। इस वजह से घड़ी एक स्टेटस सिंबल बन चुकी थी। लेकिन HMT ने इस भीड़ से अलग रास्ता चुना, क्योंकि उनका मानना था कि अगर घड़ी सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित रही तो इसका असली फायदा देश की बड़ी पॉपुलेशन यानी कि जनता तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी सोच से ही उन्होंने जनता नाम से अपने वॉच को मार्केट में उतारा। और सच कहें तो ये घड़ी HMT की सबसे फेमस वॉच बन गई, क्योंकि कंपनी ने इस मॉडल की लगभग 15 करोड़ वॉचेस बेची और इस तरह से जनता HMT की सबसे ज्यादा बिकने वाली वॉच साबित हुई। लेकिन दोस्तों, ये सक्सेस ऐसे ही बिना कुछ किए नहीं मिल गई, बल्कि इसके पीछे भी कई सारे रीजंस थे, जिनमें पहला था इसका सिंपल और एलिगेंट डिजाइन, जो हर उम्र और हर क्लास के लोगों के लिए परफेक्ट था। दूसरा रीजन था क्वालिटी के साथ साथ इसका अफोर्डेबल प्राइस, जहां 1972 में इसकी कीमत सिर्फ 112 रुपए थी। और इसी वजह से इस घड़ी को क्लर्क, टीचर या स्टूडेंट सभी लोग आराम से अफोर्ड कर सकते थे। तीसरा रीजन था सेलिब्रिटी टच। असल में इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उस समय उन्हें जनता घड़ी पहनते हुए देखा गया था, और जिस घड़ी को उनका प्राइम मिनिस्टर पहन ले वो लोगों के लिए खुद ब खुद खास बन जाती है। इसीलिए जब HMT की जनता वॉच आई तो लोगों ने सिर्फ इसे एक घड़ी नहीं बल्कि देश की डेवलपमेंट का सिंबल समझा, जिसके बाद से उस दौर में HMT इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई, जिसके अंदर पायलट, कोहिनूर, चिराग, कंचन, जवान और रजत जैसे कई सारे मॉडल्स मार्केट में उतारे गए। और पता है, इनमें से भी सबसे स्पेशल थी HMT कंचन। एक्चुअली कंचन नाम का मतलब ही होता है गोल्ड, वेल्थ और शाइनिंग। और इस वॉच को शादी ब्याह के टाइम पर गिफ्ट देने का एक रिवाज सा बन गया था। इसीलिए तो ये घड़ी डाउरी वॉच के नाम से भी काफी पॉपुलर हुई थी। कुछ इसी तरह से HMT जवान और HMT पायलट भी बहुत पॉपुलर हुई। और क्योंकि इसका नाम आर्म फोर्सेस से जुड़ा था, इसीलिए सेना से जुड़े लोग या फैमिली जिसे पहनना पसंद करते थे। इस तरह से किसी के पास HMT वॉच होना अब सिर्फ टाइम देखने की बात नहीं थी, बल्कि यह सोशल स्टेटस और प्राइड की बात बन गई थी। और हाँ, HMT सिर्फ घड़ियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि 1971 में चेकोस्लोवाकिया की मोटोको कंपनी के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन करके उसने अपने ट्रैक्टर बिजनेस की भी शुरुआत कर दी थी। और फिर कुछ ही सालों में HMT के ये ट्रैक्टर्स किसानों के बीच काफी डिमांड में आ गए। उनके पॉपुलर मॉडल्स जैसे जेटर 3511 और 5911 को किसानों ने ड्यूरेबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए पसंद किया। दूसरी तरफ HMT वॉचेस की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ने लगी थी, जिसे कंपनी के लिए फुलफिल करना मुश्किल हो गया था। लोग अक्सर एक घड़ी के लिए ही कई कई महीनों तक वेट करते थे। और फिर इसी डिमांड को ही समझते हुए HMT ने 1972 में श्रीनगर के जैना कोटे
और 1978 में कर्नाटका के तुमकुर में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोली ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा वॉचेस बना सकें। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि इसके बावजूद लोगों को वेटिंग पीरियड से छुटकारा ही नहीं मिला। अभी तक कंपटीशन ऑलमोस्ट जीरो था और लोग HMT वॉचेस पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। उस समय कंपनी का लॉयल कस्टमर बेस तो इतना मजबूत हो गया था कि HMT लगभग हर घर में ही पहुंच चुकी थी। अब दोस्तों उस दौर में ये कंपनी सिर्फ मैकेनिकल वॉचेस बना रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा टेक्नोलॉजी में भी बदलाव होने लगा, क्योंकि 1980s आते आते पूरी दुनिया भर में क्वार्ट्ज रेवोल्यूशन शुरू हो गया, यानी कि ऐसी घड़ी की डिमांड बढ़ने लगी जो कि बैटरी से चला करती थी, जबकि मैकेनिकल वॉचेज में स्प्रिंग्स और गियर्स लगे होते थे और ये उसी से चलती थी, यानी इसमें बैटरी लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसे चलाने के लिए बार बार घड़ी में चाबी भरनी पड़ती थी और इसी वजह से इसका टाइम क्वार्ट्ज के जितना एक्यूरेट नहीं होता था। क्वार्ट्ज रेवोल्यूशन के दौरान पूरी दुनिया में इन घड़ियों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और HMT की पार्टनर सिटीजन कंपनी ने भी इस फील्ड में बहुत बड़ा नाम बना लिया। ऐसे में जब HMT ने देखा कि पूरी दुनिया मैकेनिकल से क्वार्ट्ज पर शिफ्ट हो रही है, तो फिर उसने भी इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने की सोची। इसके लिए उन्होंने तुमकुर वाली फैक्ट्री को क्वार्ट्ज वॉचेस बनाने के लिए कन्वर्ट कर दिया और यहीं से HMT ने 1981 में सोना और विजय नाम से अपनी क्वार्ट्ज वॉचेस लॉन्च कर दी। अब कंपनी को अपनी इन घड़ियों से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जल्दी उन उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि HMT की क्वार्ट्ज घड़ियां इंडिया में पूरी तरह से डिजास्टर साबित हुई। पर दोस्तों सवाल उठता है कि इतने रेप्यूटेड ब्रांड के साथ में ऐसा हुआ क्यों? असल में इसकी सबसे बड़ी वजह थी टाइमिंग और मार्केट अंडरस्टैंडिंग। जब क्वार्ट्ज घड़ियां मार्केट में आई थी तो ये अपने टाइम से कहीं आगे थी। उस दौर में इंडियन कस्टमर्स अभी भी मैकेनिकल और हैंड वाइंडिंग वॉचेस को ही सबसे ज्यादा रिलायबल और भरोसेमंद मानते थे। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या ये थी कि शुरुआत में HMT की क्वार्ट्ज वॉचेस थोड़ी महंगी थी, क्योंकि HMT ने यह टेक्नोलॉजी जापान की सिटीजन कंपनी से ली थी, यानी कि उन्हें कंपोनेंट्स इंपोर्ट करने पड़ते थे जो कि काफी महंगे हो जाते थे। इसका असर ये हुआ कि HMT की क्वार्ट्ज वॉचेस महंगी बनी और मिडिल क्लास इंडियंस के बजट के बाहर चली गई। ऊपर से HMT ने इन वॉचेस की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। रिजल्ट ये हुआ कि लोग इन नई वॉचेस को अपनाने से हिचकिचाने लगे और क्वार्ट्ज वॉचेस उम्मीद के मुताबिक पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर सकी। लेकिन फिर उसी साल मार्केट में एक और बड़ा बदलाव आया। हुआ ये कि 1981 में जापानीज ब्रांड सेइको ने हैदराबाद ऑलविन वॉचेस के साथ मिलकर इंडिया में एंट्री ले ली। आइडिया भी लगभग वही था जो कि सिटीजन और HMT पार्टनरशिप का था, यानी अफोर्डेबल और मॉडर्न वॉचेस को इंडियन मार्केट में लाना। लेकिन सेइको की एंट्री थोड़ी देर से हुई। HMT पहले से ही मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और लॉयल कस्टमर बेस बना चुकी थी। लोग HMT की घड़ियों पर भरोसा करते थे। ऐसे में इस नए ब्रांड के लिए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना आसान नहीं था। इसी वजह से सेइको की पार्टनरशिप कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। लेकिन पता है, ये तो बस अभी शुरुआत ही थी, क्योंकि आगे कंपटीशन और भी टफ होने वाला था। असल में 1984 में मार्केट एंट्री हुई HMT के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर टाटा की, जब टाटा ग्रुप ने तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की नींव रखी। इस इंडस्ट्री में एंटर होने से पहले टाइटन ने मार्केट को बहुत ध्यान से स्टडी किया था और इसीलिए उन्हें साफ दिख रहा था कि मैकेनिकल वॉचेज में HMT पहले से ही किंग है। इसीलिए टाइटन ने सीधा वही रास्ता चुना जिसमें HMT बहुत बड़ा नुकसान कर चुका था, और वो था क्वार्ट्ज वॉचेज। पर सवाल ये है कि टाइटन ने इतना बड़ा रिस्क लिया ही क्यों? असल में टाइटन को यकीन था कि अगर सही मार्केटिंग और मॉडर्न डिजाइन दिया जाए तो क्वार्ट्ज वॉचेज ही भारत का फ्यूचर बनेंगी। इसीलिए 1987 में टाइटन ने अपनी क्वार्ट्ज वॉचेज लॉन्च कर दी और इसी साल इन्होंने अपना पहला प्रिंट एडवर्टीजमेंट भी निकाला। इस एड में टाइटन की खूबसूरत वॉचेज का पूरा कैटलॉग दिखाया गया था, जो कि इतना पसंद किया गया कि लोग इसे अखबार या मैगजीन से काटकर अपनी जेब में रख लेते थे, और फिर जब वो टाइटन शोरूम में जाते तो सीधे वही कटआउट सेल्समैन को दिखाकर कहते कि हमें ये वाला मॉडल चाहिए। इसके अलावा भी टाइटन ने कई सारे एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन चलाए, वॉचेज को फैशन एसेसरी की तरह प्रमोट किया और हर एज ग्रुप के लिए मॉडर्न डिजाइन पेश किए। Titan Quartz, an international collection of over 150 fine quartz watches. इस तरह से सिर्फ 3 साल में ही टाइटन काफी पॉपुलर हो गया और धीरे धीरे HMT का मार्केट शेयर खाने लगा। अब यह तो क्लियर था कि मार्केट क्वार्ट्ज की तरफ बढ़ रही थी,
लेकिन उसी वक्त HMT ने एक गलत मूव लिया और डिमांड को अच्छी तरह से समझने की बजाय उन्होंने और मैकेनिकल फैक्ट्रीज खोलनी शुरू कर दी। मतलब कि जब लोग स्टाइलिश और लाइट वेट टाइटन वॉचेस खरीद रहे थे, तब उस समय भी HMT मैकेनिकल वॉचेस पर ही अटका रहा। लेकिन दोस्तों, कंपनी को सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब 1986 में HMT के करीब 350 इंजीनियर्स ने कंपनी छोड़ के टाइटन को ज्वाइन कर लिया था। और दोस्तों, ये 350 इंजीनियर्स कोई आम एम्प्लॉय नहीं थे, बल्कि ये वही लोग थे जो HMT के प्रोडक्शन, डिजाइन, R&D और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को संभाल रहे थे। मतलब कि इनके जाने के बाद से HMT की टेक्निकल बैकबोन ही टूट गई थी। इधर टाइटन को रेडीमेड ट्रेंड एक्सपर्ट्स मिल गए थे, जो कि एक नई कंपनी के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। इन इंजीनियर्स ने टाइटन के प्रोडक्शन प्रोसेस को काफी तेज और एफिशिएंट बना दिया। साथ ही मार्केट ट्रेंड्स को समझकर कुछ ऐसे डिजाइन्स बनाए जो कि लोगों को काफी पसंद आए। रिजल्ट यह सामने आया कि अब मैकेनिकल वॉचेस लोगों को पुरानी और हैवी लगने लगी। इसी बीच 1990 में HMT को एक और बड़ा झटका लगा जब कश्मीर का हाल अचानक बहुत खराब हो गया। वहां विद्रोह और आतंकवाद तेजी से बढ़ रहे थे, जिससे शहर और गांव दोनों में दंगे और हमले आम होने लगे थे। और इसका बहुत बड़ा असर HMT के श्रीनगर फैक्ट्री पर भी पड़ा और फैक्ट्री में काम कर रहे जनरल मैनेजर की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। यहाँ तक कि फैक्ट्री को आग लगाने की भी कोशिश की गई और इस घटना के बाद से प्रोडक्शन पूरी तरह से रुक गया। लेकिन फिर भी एम्प्लॉयज को सैलरी देना तो कंपनी के लिए जरूरी ही था। इस तरह से करीब 500 से भी ज्यादा लोग बिना कोई काम किए ही सैलरी पा रहे थे, जिससे कंपनी पर वर्किंग कैपिटल का भारी प्रेशर पड़ने लगा। हालांकि इन सभी डाउनफॉल्स के बाद भी 1991 तक HMT के पास करीब 8000 एम्प्लॉयज थे और ये 7 मिलियन यानी कि 70 लाख से भी ज्यादा घड़ियां बेच चुका था। और हाँ, इसी टाइम पर कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर सेल्स रेवेन्यू 300 करोड़ रुपए दर्ज किया था, जो कि उस टाइम के हिसाब से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन अब इसके बाद से जो कुछ हुआ उसने HMT की पूरी कहानी ही पलट दी। एक्चुअली 1991 में आया लिबरलाइजेशन, जिसने पूरी इंडियन मार्केट का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। असल में 1991 से पहले तक किसी भी फॉरेन कंपनी को भारत में बिजनेस शुरू करने के लिए किसी इंडियन ब्रांड के साथ में पार्टनरशिप करनी पड़ती थी और सरकार की दर्जनों शर्तें माननी पड़ती थी। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद अचानक सब दरवाजे खुल गए। अब कोई भी फॉरेन कंपनी सीधे इंडिया में आ सकती थी, वो भी बिना किसी रोक टोक के। और बस यहीं से शुरू हुआ असली कंपटीशन। लिबरलाइजेशन के बाद कई सारे फॉरेन ब्रांड्स इंडिया में आए, जैसे कि कार्टियर, कैसियो, टाइमेक्स, स्वाच और टॉमी हिलफिगर। और अब इनके आने के बाद से घड़ियों की दुनिया ही बदल गई। पहली बार इंडियन कस्टमर्स के पास में इतनी सारी चॉइसेस थी। उनकी घड़ियां क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी पर बनी थी, यानी ज्यादा एक्यूरेट, हल्की और बिना झंझट की। डिजाइन स्टाइलिश थे, वैरायटीज भी बहुत सारी थी और दाम भी ऐसे कि मिडिल क्लास आराम से अफोर्ड कर पाए। दूसरी तरफ HMT वही पुराने मैकेनिकल मॉडल्स बना रहा था, यानी भारी भरकम डिजाइन, लिमिटेड ऑप्शंस और उसकी टेक्नोलॉजी में भी कोई नई बात नहीं थी। कुल मिला जुलाकर HMT समय में ही अटका हुआ था। ऊपर से कई सारे ब्रांड्स आने की वजह से लोगों को वेट भी नहीं करना पड़ता था। इन्हीं सभी वजहों से HMT की मोनोपोली धीरे धीरे खत्म होने लगी। दूसरी तरफ टाइटन भी एड्स की मदद से साफ मैसेज दे रहा था कि घड़ी सिर्फ टाइम बताने के लिए नहीं, बल्कि स्टाइल और पर्सनालिटी दिखाने के लिए भी है। इसी वजह से जल्द ही समय दिखाने वाली ये घड़ी एक फैशन एक्सेसरी की तरह इस्तेमाल होने लगी। अब कितना लंबा चलेगी, इससे कहीं ज्यादा कस्टमर्स को ये चिंता रहती थी कि उनकी कलाई पर ये घड़ी दिखेगी कैसे। इसी वजह से टाइटन और फॉरेन ब्रांड धड़ाधड़ घड़ियां बेच रहे थे। उनका डिस्ट्रीब्यूशन मजबूत था, एड्स हर जगह दिखते थे और आफ्टर सेल सर्विस भी काफी बेहतर थी। और फिर कंपटीशन की मार न झेल पाने की वजह से 1994 में पहली बार HMT घाटे में चली गई और फिर इसके बाद से ये गिरावट कभी नहीं रुकी। ये उस समय के लिए बेहद शॉकिंग बात थी, क्योंकि कंपनी पिछले 30 सालों तक हमेशा प्रॉफिट में रही थी। यह लॉस देखकर HMT को फाइनली अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने सालाना प्रोडक्शन का करीब 16.7% हिस्सा क्वार्ट्ज वॉचेस बनाने में लगा दिया। लेकिन दोस्तों, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि टाइटन HMT के मुकाबले क्वार्ट्ज घड़ियों में काफी आगे निकल चुका था। इस तरह से साल दर साल इसके लॉसेस बढ़ते चले गए। हालांकि गवर्नमेंट ने कई बार कोशिश की, लेकिन इसे दोबारा प्रॉफिटेबल बनाना पॉसिबल ही नहीं हो पाया। और फिर 2000 से 2001 के टाइम HMT का जो लॉस करीब 60 करोड़ रुपए था, वो 2012-13 तक बढ़कर 242 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि 4 गुना से भी ज्यादा।
हालांकि सरकार ने HMT को रिवाइज करने के लिए कई सारे पैकेजेस अनाउंस किए। कभी मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा डाला गया तो कभी रिस्ट्रक्चरिंग की कोशिश हुई, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई भी बड़ा बदलाव नहीं आया। और फिर कई सारे कोशिशों के बाद आखिरकार मई 2016 में सरकार ने HMT के वॉच बिजनेस को बंद करने का फैसला कर लिया और देश भर की लगभग सभी फैक्ट्रीज बंद कर दी गईं। और दोस्तों, दुख की बात तो ये थी कि इस साल कंपनी का सिर्फ वॉच बिजनेस ही नहीं बल्कि उसका ट्रैक्टर बिजनेस भी हमेशा के लिए बंद हो गया था। यानी कि वो HMT जिसने कभी भारत की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की पहचान बनाई थी, अब धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में सिमट चुकी थी। हालांकि कुछ समय बाद हल्द्वानी के पास रानी बाग वाली घड़ी की फैक्ट्री को फिर से खोला गया ताकि वो 5500 घड़ियों का एक पुराना ऑर्डर पूरा कर सके। इस ऑर्डर की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए थी। फैक्ट्री ने इसे पूरा किया और फिर से हमेशा के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। इस तरह से कभी सबके दिलों पर राज करने वाली HMT की कहानी मानो यहीं पर खत्म होती दिखी। लेकिन दोस्त रुकिएगा, कहानी का द एंड अभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि शुरुआत में सरकार ने HMT की वेबसाइट बंद करने का फैसला तो लिया, लेकिन बेंगलुरु में एक स्टोर को चालू रहने दिया गया। और दोस्तों, आज भी यह स्टोर बेल्लारी रोड पर HMT भवन के नाम से मौजूद है। इसके अलावा HMT का एक म्यूजियम भी है, HMT हेरिटेज सेंटर एंड म्यूजियम, जो कि बेंगलोर के जलाहल्ली एरिया में मौजूद है, जहां आप आज भी अपनी पुरानी यादों को ताजा कर सकते हैं। लेकिन क्या आप दोबारा HMT की वॉचेस को पहना जा सकता है? जवाब है बिल्कुल, क्योंकि 2019 में HMT की वेबसाइट रीलॉन्च की गई थी और उसी साल सेल्स में भी थोड़ा इजाफा देखा गया। लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि कंपनी ने अपनी आइकॉनिक वॉचेस जैसे कि जनता और पायलट को बनाना पूरी तरह से बंद कर दिया, इसीलिए कस्टमर्स को इससे कुछ खास उम्मीदें भी नहीं है। हालांकि दोस्तों, आपको बताते चलें कि HMT का बिजनेस अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आज HMT का मेन फोकस मशीन टूल्स मैन्युफैक्चरिंग पर है। यानी कि अब कंपनी लेथ मशीन्स, मिलिंग मशीनें और अलग अलग तरह के इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स बनाती है। साथ ही HMT का एक हिस्सा डिफेंस सेक्टर में भी काम करता है, जहां ये आर्मी और गवर्नमेंट के लिए खास तरह के टूल्स और मशीन्स तैयार करती है। मतलब कि अगर सीधे शब्दों में कहें तो HMT आज भी जिंदा है, लेकिन कमजोर हालत में। वैसे क्या आपने अपने पापा या दादाजी की HMT वॉच अपने घर पर कहीं देखी है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।